हम लोग दुर्खिम पढ़ रहे थे। दुर्खिम के क्या क्या अवधारणा हमने पढ़ चुका। सबसे पहली अवधारणा मैंने आपको क्या बताया था, श्रम विभाजन हमने पढ़ चुका है। कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ था इन्होंने, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893। ये पुस्तक याद है, पुस्तक याद करके बुलाया था ना आज, याद किए सोनम? हाँ मेसोराम याद है? हाँ थोड़ा थोड़ा याद है ना। चलो ये थोड़ा थोड़ा याद है, उसको पूरा याद करना है ना। चलो आज हम देखते हैं रुचि की अगली विशेषता, अगली अवधारणा, जिसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक तत्व। सोशल फैक्ट। ठीक है, हम इसको पढ़ेंगे और इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले एक रूपरेखा बता देता हूँ हम इसको कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका अर्थ और परिभाषा, ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ कॉपी में हूबहू वैसे ही नोट्स बनाना है। ठीक है, समझ गए है ना। अर्थ परिभाषा, उसके बाद हम देखेंगे इसकी विशेषताएं, क्या विशेषता है। ठीक है, इसकी विशेषता, और विशेषता के बाद हम इसका देखेंगे प्रकार। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? हाँ, सबसे पहले देखते हैं अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ एवं परिभाषा। इस अर्थ एवं परिभाषा के अंतर्गत दुर्खिम जो बात की है वो क्या है, जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो क्या होता है। सामाजिक तथ्य एक वस्तु होती है। सामाजिक तथ्य क्या होता है, एक वस्तु होता है ना। वस्तु का मतलब ये वस्तु है ना, ये एक वस्तु है। ठीक है, ये चौक, इसको भी हम एक वस्तु के रूप में मान सकते हैं, है ना, एक समान है। इसी प्रकार से समाज में जो क्रियाएं होती है, जो भी क्रिया हो रहा है ना, समाज की सामाजिक क्रिया, समाज के सामाजिक संबंध, व्यक्ति की चेतना, है ना, व्यक्ति की चेतना के साथ व्यक्ति की मनोभाव, ये सब को दुर्खिम क्या बोला है, एक वस्तु बोला है ना। समाज में जो भी कार्यक्रम हो रहा है, जो भी प्रक्रिया हो रही है, जो भी कृत्य हो रहा है, सबको दुर्खिम ने वस्तु का, क्या ये संभव है? सामाजिक संबंध को वस्तु कहा जा सकता है क्या? लेकिन दुर्खिम ने इसे वस्तु कहा है और इसके कारण भी बताया कि क्यों हम इसे वस्तु कह रहे हैं, है ना। दुर्खिम ने इसे वस्तु कहा है और इसके कारण भी बताया है कि क्यों हम इसे वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस अर्थ परिभाषा में पहला चीज रहेगा कि इस जो सोशल फैक्ट है, सामाजिक तथ्य, इसके बारे में दुर्खिम ने कौन सी पुस्तक में चर्चा किया है ना। सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि कौन सी पुस्तक में इसके बारे में जानकारी मिलता है। तो पहला है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। कब आया था? ठीक है, दूसरा बुक जरूर सोशियोलॉजिकल मेथड्स कब आया? 1895। ये दोनों पुस्तक में हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इसके बारे में सामाजिक तथ्य, है ना, सामाजिक तथ्य के बारे में हमें दोनों पुस्तकों में इसकी जानकारी प्राप्त होता है। और ये जो दुर्खिम है इस सामाजिक तथ्य के बारे में बताता है कि ये सामाजिक तथ्य क्या है। सामाजिक तथ्य यह एक वस्तु है। यह एक क्या है? यह एक वस्तु है। ठीक है, अब इसको वस्तु क्यों बोला जा रहा है? सामाजिक तथ्य का आखिरकार गुण क्या क्या है ना, इसे वस्तु क्यों कहा जा रहा है और आखिरकार इसके गुण क्या क्या है।
इससे पहले हम इसके परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसके परिभाषाओं में लिखना कि सामाजिक व्यवहार, सामाजिक तथ्य, व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया। मैं भी बोला ना, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के अनुभव, व्यक्ति की क्रिया, है ना, व्यक्ति के विचार, अनुभव, क्रिया, जिसका भी हम परीक्षण करें, जिसका हम निरीक्षण करें, है ना, जिसका हम परीक्षण, निरीक्षण और वस्तुनिष्ठता के आधार पर उसका अध्ययन कर सके, वही क्या कहलाता है, सामाजिक तथ्य कहलाता है। समझ गए? समझे? सामाजिक तथ्य क्या है? सामाजिक तथ्य, है ना, विचार हो गया, प्रक्रिया या मानवीय क्रिया या सामाजिक क्रिया, ठीक है। विचार, प्रक्रिया, व्यवहार, है ना। सामाजिक तथ्य में क्या क्या है? विचार, क्रिया, प्रक्रिया, क्रिया, व्यवहार और अनुभव है ना, आदि और अनुभव आदि, जिसका निरीक्षण, परीक्षण, वस्तुनिष्ठता के आधार पर अध्ययन संभव हो। क्या बोल रहा हूं मैं? आदि जिसका निरीक्षण मतलब उसको जांच किया जा सके, है ना, जिसका जांच हो सके, निरीक्षण, परीक्षण व वस्तुनिष्ठ अध्ययन, वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव, है ना, वस्तुनिष्ठ अध्ययन हो सके, वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? सामाजिक तथ्य कहलाएगा। समझ में आया? हाँ, जैसे मान लो मैं कोई विचार कर रहा हूँ, मेरा कोई अनुभव है ना, मैं कुछ विचार किया, मेरी कोई अनुभव है और मैंने जो क्रिया किया, ये क्रिया, विचार, अनुभव, इन सब को मैं परीक्षण करूँगा, जांच करना है ना, उसका जांच करना है, जांच में वो सही निकलता है, गलत निकलता है, इससे मतलब अभी नहीं है हमारा सिर्फ। लेकिन वो क्या होना चाहिए? परीक्षण होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए, उसको वस्तुनिष्ठता के आधार पर उसका अध्ययन होना चाहिए, वही क्या कहलाएगा? सामाजिक तथ्य कहलाता है। समझ गए? यहाँ तक समझ गए? ठीक है। अब सामाजिक तथ्य की गुण क्या है ना, इसको मिटा दो मैं, समझ गए ना इसको। अब हम इसका देखते हैं कि सामाजिक तथ्य के गुण, ठीक है। चार बातें बताई, सामाजिक तथ्य के गुण में इन्होंने चार बातें बताई। सबसे पहला बात है, सामाजिक तथ्य बाह्य रूप से दिखता है ना, बाहर से हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। बाह्य रूप से जो दिखाई दे, बाह्य रूप से, है ना, बाह्य रूप से स्पष्ट दिखाई देता हो। ठीक है। दूसरा इन्होंने इसका गुण बताया है कि अनुभव द्वारा जाना जा सके, कोई व्यक्ति इसे अनुभव से जान सकता है, अनुभव द्वारा जाना जा सके, अनुभव द्वारा जाना जा सके, हो गया। तीसरा है कि इसका अस्तित्व, जो सामाजिक तथ्य है, इस सामाजिक तथ्य का अस्तित्व, इधर लिखा ना तीसरा, ये विशेषता नहीं है ना, ये इसका गुण है, ठीक है। तीसरा क्या है? ऐसे सामाजिक तथ्य जो मानव पर आश्रित ना हो, ऐसा
सामाजिक तथ्य जो क्या है, मानव पर आश्रित नहीं होता है, वह क्या कहलाता है ना, सामाजिक तथ्य कहलाएगा। इसमें लिखना जिसका अस्तित्व मानव पर आश्रित है। चौथा है, चौथा लिखना केवल बाहरी तौर पर देखकर समझा जा सके, केवल बाहरी तौर पर देखकर समझा जा सके। चलो अब इसके गुण को आप लोग थोड़ा सा समझना है ना। पहला गुण क्या बताया हुआ है कि बाह्य रूप से स्पष्ट दिखाई देता है ना, बाह्य रूप से स्पष्ट दिखाई देता है, उसे हम क्या कहेंगे, सामाजिक तथ्य कहेंगे। अब ये बाह्य रूप से कैसे दिखाई देगा, हम सामाजिक प्रक्रिया करते हैं है ना, कोई भी सामाजिक क्रिया या प्रक्रिया हमें अगर हम सामाजिक दृष्टि से देखें तो उसे वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। लेकिन इरमाइन दुर्खिम जो है, इन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को प्रत्यक्षवाद के परिप्रेक्ष्य में देखा। प्रत्यक्षवाद मतलब समझ रहे हो, हाँ, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है, सब जानते हैं, जानते हैं ना, सोनम जानती है, हाँ, कौन नहीं जानती, नूतन जानती, अगस्त काम्टे है ना। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को अगस्त काम्टे ने 3 स्तर के नियम पे दिया हुआ था और लास्ट स्तर का नियम है। तो ये जो दुर्खिम है, ये दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य को प्रत्यक्षवादी व्यवस्था के आधार पर देखता है और यह कहता है, प्रत्यक्षवादी व्यवस्था का अर्थ क्या बताया है अगस्त काम्टे ने, अगस्त काम्टे कहता है प्रत्यक्षवादी व्यवस्था का मतलब होता है वैज्ञानिक अवधारणा का प्रयोग करना। जब भी हम कोई अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी तथ्य का अध्ययन कर रहे हैं, कोई सामाजिक तथ्य हो गया, कोई भी हो, है ना, कोई भी घटनाक्रम हो गया, उस घटना का जब हम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करें तब वो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्षवाद कहलाएगा। और प्रत्यक्षवाद में क्या क्या होता है, नियंत्रण, निरीक्षण, परीक्षण, वस्तुनिष्ठता, है ना, ये सारी चीज उसमें समाहित होता है, साथ में वर्गीकरण, ये सारे चीज समाहित होता है। और यही फिर उसके बाद ये क्या कहलाता है, प्रत्यक्षवाद कहलाता है। समझ गए, इतना समझ गए। तो प्रत्यक्षवाद क्या है, हाँ, प्रत्यक्षवाद है, और प्रत्यक्षवाद क्या है, एक प्रकार की वैज्ञानिक अध्ययन है ना। और इसी वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य के बारे में बताया है। और पहला गुण उन्होंने बताया बाह्य रूप से स्पष्ट दिखाई देता है ना। अब जब हम मान लो कोई घटना, कोई भी एक प्रकार के हम घटना ले लेते हैं, जैसे आज के दिन में डाइवोर्स ज़्यादा होता है ना, डाइवोर्स की घटना बढ़ गई है, डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब डाइवोर्स की जो घटना है ना, ये घटना को हम कैसे देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए, प्रत्यक्षवादी रूप से, तो कैसे देखोगे, हैं, डाइवोर्स की घटना को कैसे देखेंगे, दिखता है कि नहीं दिखता है, डाइवोर्स जो हो रहा है वो, हाँ, दिख रहा है, कैसे दिखता है, कोई दिख नहीं रहा है, वाह, बताओ कैसे दिख रहा है। आज समाज जो है, परिवार जो है, वो विखंडित हो रहा है ना, विखंडित परिवार की जैसे दिख रहा है कि नहीं है। तो डाइवोर्स एक सामाजिक घटना है, और सामाजिक घटना होने के कारण वो बाहर रूप से दिख रहा है कि नहीं, बाहर से देख रहे हैं ना उसे, ठीक है। तो ऐसी घटना
समाज में ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती है और जो घटना घटित होता है वह बाह्य रूप से हमें स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा है कि उसे अनुभव के द्वारा जाना जा सके, उसे अनुभव के द्वारा जाना जा सके। कोई घटना घटित हो रहा है ना, वो घटना ऐसा नहीं है कि आज पहली बार घटित हो रहा है, वो घटना पहली बार घटित हो रहा है ऐसा नहीं है। उस घटना का स्वरूप में परिवर्तन आ गया, उस घटना का स्वरूप में परिवर्तन आ गया, लेकिन वो घटना पहले भी घटित हो रहा था और आज भी घटित हो रहा है ना। डाइवोर्स की बात करें, डाइवोर्स के पहले नहीं होता था, पहले भी विवाह विच्छेद होता था ना। लड़कियां अपने मायके में जाके अपनी मम्मी पापा के घर में जाके रहती थी ना, और जब कोई दूसरा रिश्ता आता था तो दूसरे रिश्ते के साथ विवाह करके चले जाते थे। लेकिन कोई कागजी, कोई डाइवोर्स, कोई ऐसा होता था कुछ तलाक है नहीं, कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में हम ऐसे नहीं देखते, लेकिन वो अनुभव पे आया है ना। ये उस घटना को हम देखने के लिए, उस घटना का अध्ययन करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? अनुभव, और अनुभव से हम उस घटना के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? जिसका अस्तित्व मानव पर आश्रित नहीं है, जिसका अस्तित्व मानव पर आश्रित नहीं है। आप देखना, एक पीढ़ी जब जन्म लेता है ना, तो समाज की परिस्थितियां कुछ अलग रहती है। ठीक है, उसके मरने के बाद भी समाज की वो परिस्थितियां बने ही रहता है, लेकिन वह व्यक्ति खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। व्यक्ति का जीवन काल समाप्त हो गया, लेकिन वो समाज की जो परिस्थितियां हैं वो अभी भी बना ही है ना, उसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है, वो अभी भी बना है। ठीक है, होता है ना ऐसे। ठीक है, अगला क्या है? केवल बाहरी तौर पर देखकर समझा जा सकता है, केवल और केवल उसे हम स्पष्ट बाहर से देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि क्या प्रक्रिया हो रही है, समाज की क्या घटनाएं घटित हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज? सामाजिक तथ्य की गुण, समझ गए? ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और सामाजिक तथ्य की विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। इसी में सामाजिक तथ्य की परिभाषा में एक दो परिभाषा और देखो। जो प्रत्येक क्रिया है ना, प्रत्येक क्रिया व विचार, अनुभव सामाजिक तथ्य है। बताया हूँ अभी, प्रत्येक जो भी व्यक्ति विचार करता है, अनुभव करता है, व्यवहार करता है, वो एक प्रकार का सामाजिक तथ्य है, क्योंकि इसका परीक्षण निरीक्षण किया जा सकता है। समझ गए? दूसरी परिभाषा है ना, प्रत्येक व्यक्ति जो सोचता है, समझता है ना, व्यवहार करता है, ठीक है, और अनुभव करता है, वह क्या है? सामाजिक तथ्य है, क्योंकि उसका निरीक्षण और परीक्षण करना संभव है, ऐसे बोलता है इरमाइल दुर्खेम। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी विशेषताओं की ओर। ठीक है, चलो सामाजिक तथ्य की विशेषता। ठीक है, सामाजिक तथ्य की पहली विशेषता, सामाजिक तथ्य में बाह्यता पाया जाता है। अभी बताया ना, बाह्य, अभी बताया ना कि ये जो सामाजिक तथ्य है इसे हम बाहर से देख सकते हैं, बताया ना, इसे हम बाहर से देख सकते हैं, बाहरी स्वरूपों से समझा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पाते हैं? बाह्यता। ठीक है, सामाजिक तथ्य में बाध्यता पाया जाता है। सामाजिक तथ्य की अगली विशेषता बाध्यता। ठीक है, सामाजिक तथ्य में क्या क्या पाया? पहला हमने क्या देखा? अच्छा बोलो, पहला क्या देखे? बाह्यता। दूसरा हम क्या देख रहे हैं? बाध्यता। और तीसरा हम देखते हैं सामाजिक निरीक्षण एवं परीक्षण। ठीक है, या सिर्फ निरीक्षण परीक्षण? निरीक्षण एवं परीक्षण हो गया, समझ गए? फिर लिखो, इसकी एक स्वतंत्र सत्ता होता है ना, तो स्वतंत्रता। अभी मैं बताया परिभाषा में, इसके गुण में ये मानव पर आश्रित नहीं होता है, बताया ना,
पैमाना पर आश्रित नहीं होता है, तो ये क्या है, ये स्वतंत्र है। ठीक है, इसमें स्वतंत्रता पाया जाता है। हो गया। फिर हम इसमें अगला इसकी विशेषता है समानता। समानता, ठीक है, समानता हो गया। और सार्वभौमिकता, समानता और सार्वभौमिकता, इतनी विशेषताएं हमें सामाजिक तथ्य की दिखती। ठीक है, अब धीरे धीरे एक एक चीज़ों को समझते जाना है ना, धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझते जाना, मैं बताते जा रहा हूँ, है ना। सबसे पहले हमने देखा सामाजिक तथ्य की पहली विशेषता के बारे में कि वो बाह्यता होता है, बाह्यता, है ना। अब ये बाह्यता कैसे होता है कि सामाजिक जीवन को, है ना, सामाजिक जीवन को जैसे ये कई सारे बाहर के जो पहलू होते हैं वो प्रभावित करता है ना, कई सारे बाह्य जो पहलू होता है वो प्रभावित करता है। जैसे जैसे तो बताओ उदाहरण, जैसे पश्चिमीकरण के आने से हमारी जीवन शैली में परिवर्तन है ना। जैसे आज मैं पहना हूँ कुर्ता ऊपर, है नहीं, ऐसे पहनते थे पहले, हम पहले लोग ऐसे पहनते थे ना कुर्ता, लेकिन आज टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं, है ना, पैंट की जगह पे धोती पहनते थे, बंगाली पहनते थे, है कि नहीं। तो मेरी सामाजिक मनोभाव को परिवर्तन कर दिया, मेरी सामाजिक मनोभाव के साथ साथ मेरी सामाजिक मान्यताएं संस्कृति को भी यह परिवर्तन कर दिया। ठीक है, और ये क्या है, एक प्रकार से सामाजिक तथ्य है, सोशल फैक्ट, समझ गए। ठीक है, ये जो बाध्यता है ये वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक पद्धति, जैविक पद्धति के आधार पर इसे हम देख सकते हैं, है ना। जैसे आजकल आप देख रहे हो नए नए अनेक अलग अलग फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, है ना। उसके साथ साथ जीवन पद्धति में परिवर्तन कर लिए, कैसे दवाइयाँ खा खा के, है ना, और विभिन्न प्रकार के न जाने क्या क्या हम लोग उपयोग करते हैं, और उसके माध्यम से हमारी जीवन परिवर्तित हो रही है। हमारी जीवन, है ना, जो हमारी प्राचीन परंपरा संस्कृति थी, मूल्य और मान्यताएं थे, वो बाह्यता, बाहरी की चीज़ों में प्रभावित हो रहा है। बाहर जो संस्कृति है, दूसरी संस्कृति है, उनसे हम प्रभावित हो रहे हैं और हमारी प्रक्रियाओं को हम चेंज कर लिए, परिवर्तन कर लिए। ऐसे ही हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, है ना, सामाजिक तथ्य कहेंगे। सामाजिक तथ्य की एक पहली विशेषता हो गई। दूसरा विशेषता है बाध्यता, है ना। दूसरा विशेषता क्या है, बाध्यता। बाध्यता क्या करता है, जो व्यक्ति होते हैं व्यक्ति पर दबाव डालता है। कैसे दबाव डालता है, बाध्यता क्या है, व्यक्ति पर दबाव डालता है। अब कैसे दबाव डालता है बताओ। मैं अगर बोलूँ कल शीतल तो कल जो आदिवासी ड्रेस है वो पहन के अब रोज कॉलेज आना, आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि उन पर दबाव डाला जा रहा है। इस कहाँ का दबाव डाला जा रहा है, आज के परिवेश, वर्तमान परिवेश में, वर्तमान फैशन में आपको आना है। अगर आप नहीं आओगे तो आपके ऊपर हंसी उड़ाया जाएगा, है ना। विभिन्न प्रकार की तानाएं आपको झेलना पड़ेगा। ये क्या है, दबाव है ना, दबाव है कि नहीं, है ना। तो क्या हो गया, बाध्यता। आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, ठीक है ना। और जब उसी प्रेशराइज, उसी दबाव के कारण समाज की प्रक्रियाओं में परिवर्तन होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक तथ्य कहते हैं। समझ गए। चलो आगे आते हैं निरीक्षण एवं परीक्षण। मैंने सामाजिक तथ्य की परिभाषा बताते समय ही मैंने आपको बताया था कि जो सामाजिक तथ्य है वो व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के अनुभव का होता है, का निरीक्षण और परीक्षण होना ही सामाजिक तथ्य कहलाता है। चलो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, है ना। क्या ईश्वर सामाजिक तथ्य है? हाँ, क्या ईश्वर को सामाजिक तथ्य माना जा सकता है? हाँ या नहीं? माना जा सकता है। कैसे?
हाँ भाई वो तो ईश्वर नहीं, वो तो धर्म है। हाँ तो वो तो धर्म है ना, ईश्वर थोड़ी है। हाँ ईश्वर को सामाजिक तथ्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका निरीक्षण परीक्षण नहीं कर सकते, संभव नहीं है उसको निरीक्षण और परीक्षण करना, है ना। उनको वस्तुनिष्ठता के आधार पर उसका अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो अमूर्त है। ठीक है, समाज अमूर्त है कि मूर्त है? कोई व्यक्ति कहता है समाज मूर्त है और कोई व्यक्ति कहता है समाज अमूर्त है ना। डॉक्टर रिवर्स कहता है कि समाज मूर्त है नहीं? पढ़े हो कि नहीं समाज की परिभाषा? है नहीं पढ़े? पढ़ो ना तब तो आएगा ध्यान में, ऐसे निरंजन है। चलो, तो निरीक्षण परीक्षण जैसे विचार, अनुभव, सामाजिक प्रक्रियाएं, क्रियाएं जो कि निरीक्षण परीक्षण करने योग्य होता है ना, जिसका हम निरीक्षण परीक्षण करते हैं, वो सामाजिक तथ्य कहलाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। स्वतंत्रता, मैंने अभी इसकी गुण में बताया था कि सामाजिक तथ्य जो है वो क्या है? स्वतंत्र है, किसी पर आश्रित नहीं है ना, किसी पर आश्रित नहीं है। ठीक है, क्यों आश्रित नहीं है? क्यों आश्रित नहीं है? क्योंकि ये खुद दूसरे के ऊपर बाध्यता डाल रहा है, प्रेशर डाल रहा है, तो आश्रित कैसे रहेगा? है कि नहीं? जब ये खुद किसी दूसरे के ऊपर प्रेशराइज कर रहा है, किसी दूसरे को दबाव डाल रहा है, तो कैसे वो आश्रित होगा? है कि नहीं? है ना। तो सामाजिक तथ्य क्या है? स्वतंत्र होता है। ठीक है, अगला विशेषता है समानता। ठीक है, समानता में हम देखते हैं कि सामाजिक तथ्य जो है, इसमें जहां भी निरीक्षण परीक्षण होता है, बाध्यता होती है, बाध्यता और बाह्यता होता है, स्वतंत्रता होता है, वही सामाजिक तथ्य कहलाता है। क्योंकि उस सामाजिक तथ्य में ये सारी चीजों का होना ही एक समानता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ गए। और अगला है सार्वभौमिकता। आप ऐसा देश बता दो, ऐसे व्यक्ति बता दो जो सामाजिक क्रिया नहीं करता, है कोई ऐसा? है कोई ऐसा देश, है कोई ऐसा गांव या ऐसा कोई व्यक्ति जो सामाजिक क्रिया नहीं करता? है कोई? नहीं है ना, नहीं है ना। ठीक है, ये जो सामाजिक तथ्य है, ये सार्वभौमिकता है, पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्सल में इसके बारे में बात किया जाता है। समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया सामाजिक तथ्य, हो गया। चलो, अब हम सामाजिक तथ्य के प्रकारों की चर्चा करते हैं। डस्टर चेंज करना होगी ना। ठीक है, सामाजिक तथ्य के प्रकार। सामाजिक तथ्य के दो प्रकार। ठीक है, एक होता है सामान्य सामाजिक तथ्य, ठीक है, और एक होता है असामान्य, या इसी को बोला जाता है व्याधिकीय। क्या बोला जाता है? व्याधिकीय। व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। ठीक है, सामाजिक तथ्य के कितने प्रकार होते हैं? सामान्य सामाजिक तथ्य और दूसरा है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। ठीक है, सामान्य सामाजिक तथ्य के अंतर्गत क्या क्या आता है कि ऐसी घटनाएं जो समाज को सामान्य रूप से प्रभावित करता हो, ऐसी
घटनाएं जो समाज को सामान्य रूप से प्रभावित करता हो, है ना, या न के बराबर उससे परिवर्तन लाता हो, वो कहलाता है सामान्य सामाजिक तथ्य। ठीक है ना? ऐसी घटनाएं या समस्याएं, ठीक है, जो समाज को, चल लिखो, ऐसी समस्याएं जो समाज में व्याप्त है, ऐसी समस्याएं जो समाज में व्याप्त है, लेकिन इसका प्रभाव समाज में न के बराबर। ठीक है, सामान्य सामाजिक तथ्य में क्या लिखना है? ऐसी समस्याएं जो समाज में व्याप्त है लेकिन इसका प्रभाव समाज में न के बराबर है, समाज की संतुलन में, है ना, समाज की संतुलन बनाए रखने में कोई भी व्याधि न, कोई समस्या नहीं, समाज की संतुलन बना हुआ है ना, समाज की समस्याएं बनी हुई है, समाज की समस्या में कोई समस्या, समाज की जो संतुलन है उसमें कोई समस्या नहीं हो रहा है, लेकिन वो सामाजिक समस्या है ना, वो कहलाता है सामान्य सामाजिक तथ्य। जैसे कि बताओ, जैसे कि कौन सी समस्या है जो समाज के लिए समस्या है लेकिन समाज की संतुलित व्यवस्था को वो नहीं बिगाड़ता? थोड़ा दिमाग लगाओ, बता सकते हो? हाँ, बता सकते हो? वैश्यावृत्ति समाज की समस्या है लेकिन समाज की संतुलन में वो संतुलन को बिगाड़ता है क्या? वो नहीं बिगाड़ता, है ना, लेकिन समाज की समस्या है ना वो। हाँ, तो ऐसी समस्याएं जो होता है वो सामान्य सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आता है, और व्याधिकीय सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आएगा ऐसी समस्याएं जो समाज की संतुलन में उथल पुथल कर दे, समाज को परिवर्तित कर दे पूर्ण रूप से, है ना, ऐसी समस्याएं जो समाज को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता हो, समाज में उथल पुथल कर देता हो, समाज की संतुलन में बाधा उत्पन्न करता हो, वो आता है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य के अंतर्गत। ठीक है, लिख लोगे? हाँ, ऐसी सामाजिक समस्याएं जो समाज में व्याप्त है और समाज के संतुलन में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, ये समझ गए? ये दो प्रकार की सामाजिक तथ्य होता है। ठीक है, ये दो प्रकार का सामाजिक तथ्य के बारे में हमने देखा। ठीक है, चलो। हाँ, ये और समाज में व्याप्त है, और हाँ, और बढ़िया बताती है, ठीक है, और समाज के संतुलन में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, ये हो गया व्याधिकी। नाम से स्पष्ट है ना, व्याधिकी मतलब बाधा, व्याधा उत्पन्न करना। ठीक है, व्याधिकी मतलब बाधा उत्पन्न करना, नाम से स्पष्ट है। सामान्य मतलब कोई ज़्यादा समस्या तो है लेकिन कुछ ज़्यादा समस्या नहीं, कोई संतुलन में कोई प्रकार की ज़्यादा बाधा उत्पन्न न करता हो, इसे हम क्या कहेंगे, है ना। ठीक है, सामान्य सामाजिक तथ्य और असामान्य व्याधिकी सामाजिक तथ्य कहा जाता है। चलो अब इसी में नोट करके लिखना ना, थोड़ा ऐसे नोट करके लिखना।
मैं बस बोलते जा रहा हूँ, ठीक है, लिखूंगा नहीं, बोलते जा रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। चलो, इसी सिद्धांत के अंतर्गत दुर्खिम ने समाज को सुई जेनेरियस कहा। सुई जेनेरियस कहा, या समाज को नहीं, क्या लिखे हो, सामाजिक तथ्य के अंतर्गत इस्माइल दुर्खिम ने, है ना, इस सिद्धांत में सुई जेनेरियस व्यवस्था की चर्चा किया है। अब ये सुई जेनेरियस क्या होता है? बुलबुला देखो, बुलबुला पानी में नहीं, पानी में बुलबुला देखे हो कैसे होता है? ऐसे होता है, 2 सेकंड में फट से फट जाता है, फिर नया आता है, फिर फट से फट जाता है, फिर नया आता है, फिर फट जाता है, ऐसे होता है ना, है जी? देखा है, चावल टपकते रहता है, टप 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 बजते रहेगा, है, और उसमें वो एयर बनते जाता है, देखिए ना, हाँ, बुलबुला सेम उसी प्रकार का होता है समाज की, सामाजिक तथ्य में, समाज की जो अपराध में सामान्य सामाजिक तथ्य है ना, आएगा फिर खत्म, आएगा फिर खत्म, है ना, छोटा कम समय के लिए ऐसी समस्याएं आते जाती है, वैधिकी आते जाता है ना। इसी को इस्माइल दुर्खिम ने सुई जेनेरियस कहा, स्वतः मूलक। सुई जेनेरियस मतलब स्वतः मूलक। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये शब्द याद रखना, सुई जेनेरियस, स्वतः मूलक व्यवस्था, ठीक है। तो उससे प्रश्न पूछा जाता है, किसने सुई जेनेरियस शब्द का प्रयोग किया अपने सिद्धांत पे? तो कौन है? कौन है? इस्माइल दुर्खिम, ठीक है। इसको याद रखना भाई, तो नोट में लिखो, नोट में लिख दो, क्या लिखे हो? इस सिद्धांत के अंतर्गत इस्माइल दुर्खिम ने सुई जेनेरियस व्यवस्था की बात की है या चर्चा किया है। हो गया पहला। दूसरा लिखो, सामाजिक तथ्य व्यक्तिक, सामाजिक तथ्य व्यक्तिक चेतना से परे है। सामाजिक तथ्य व्यक्तिक चेतना से परे है। सामाजिक तथ्य व्यक्तिक चेतना से परे है, क्योंकि सामाजिक तथ्य बाह्य, सामाजिक तथ्य बाह्य एक अद्वितीय, सामाजिक तथ्य बाह्य एक अद्वितीय वास्तविकता है। सामाजिक तथ्य बाह्य एक अद्वितीय वास्तविकता है। हो गया? हो गया? चलो अगला लिखना, सामाजिक तथ्य, नोट में अगला ना, सामाजिक तथ्य स्वतंत्र सत्ता रखता है। सामाजिक तथ्य स्वतंत्र सत्ता रखता है। हो गया? सामाजिक तथ्य के सिद्धांतकार, अगर लिखो सामाजिक तथ्य के सिद्धांतकार समाज में व्याप्त विचार विश्वास, सामाजिक तथ्य के सिद्धांतकार समाज में व्याप्त विचार विश्वास सभी को मूर्त मानता है, सभी को मूर्त मानता है। सभी को मूर्त मानता है और इसका अध्ययन करने पर जोर देता है, और इसका अध्ययन करने पर जोर देता है। हो गया? तो समझ गए सामाजिक तथ्य क्या होता है, अर्थ परिभाषा बता दिया, विशेषता बता दिया और इसके प्रकार बता दिया, है ना।
अब यहाँ से सुनो कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है ना। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? इमानुएल डुर्खिम। पहला क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है इसकी विशेषताओं से बनता है ना। सामाजिक तथ्य में कौन कौन सी विशेषताएं मिलता है ना, कौन कौन सी विशेषताएं मिलता है? इसमें बाध्यता पाया जाता है, बाध्यता पाया जाता है, निरीक्षण परीक्षण होता है, स्वतंत्रता होता है, सार्वभौमिकता होता है और समानता होता है, ठीक है ना। तो इन विशेषताओं से भी इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न होता है इमानुएल डुर्खिम ने अपनी सामाजिक तथ्य की अवधारणा को किस पुस्तक में उल्लेखित किया? तो क्या बताना है, कौन सी पुस्तक में? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी और द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इस पुस्तक में इन्होंने अपने इसके बारे में जो जानकारी है वो दिया, ठीक है। तो बन गया 3-4 क्वेश्चन, बन गया ना, हाँ ठीक है। तो अब आगे बढ़े। तो इस प्रकार से, इसे सुंदर प्रकार से ये जो सामाजिक तथ्य है वो हुआ समाज, ठीक है। यह अवधारणा समझ में आया? कोई समस्या नहीं है ना? रंजू कुछ समस्या तो नहीं है? नहीं है ना? आगे बढ़े, हैं? चलो अब हम देखते हैं इमानुएल डुर्खिम के शास्त्रीय पद्धति या शास्त्रीय समाजशास्त्री पद्धति। कल डस्टर लेके आना रे रीना, ये वाला पकड़ता है भूल, ठीक है। हाँ पहले बताना था ना, तुझे बात है करके वैसे ही है कैसे? चलो अब क्या पढ़ेंगे? डुर्खिम की शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत। डुर्खिम के शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है। डुर्खिम ने शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो है इसे किस पुस्तक में दिया है? अपनी सेकंड पुस्तक, क्या नाम है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल कब? जब भी लिखोगे ऐसे ही पूरा लिखना है ना, ताकि ये ऐसे पढ़ते, डुर्खिम को पढ़ते इसकी जितने इंपॉर्टेंट बुक्स है वो सारा याद हो जाए, ठीक है। तो फिर बहुत समस्या हो जाएगा, नहीं मिलेगा, फिर याद नहीं रहेगा तो फिर गया, ठीक है। हो गया। चलो अब ये जो डुर्खिम के शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, इसी समाजशास्त्रीय सिद्धांत को एक और नाम दिया जाता है ना, उसको भी लिख लेते हैं। यही पे लिख देते हैं शास्त्रीय सिद्धांत, और इसी को शास्त्रीय प्रत्यक्षवादी सिद्धांत। हो गया। डुर्खिम के शास्त्रीय समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवादी सिद्धांत इन्होंने उनका पढ़ रहे हैं। अगला सिद्धांत है जिसको इन्होंने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में दिया, ठीक है। किससे प्रभावित होकर दिया? अगस्त काम्टे से, है ना, क्योंकि अगस्त काम्टे है ना सर्वप्रथम काम्टे ने प्रत्यक्षवाद की प्रत्यक्षवाद को
प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत किया। ठीक है, हो गया। इसीलिए ये जो दुर्खीम है यहीं से, इनसे ही ये ज्ञान लिया है कि अब हम प्रत्यक्षवाद के बारे में भी मैं कुछ न कुछ तो बोलूँगा, है ना। क्योंकि इस्माइल दुर्खीम को अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है कि नहीं। तो अगस्त जब उत्तराधिकारी है तो अगस्त काम्टे की कोई भी अवधारणा जो उससे बन पाए, है ना, उन सारी अवधारणाओं को ये क्या करेगा, आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, है ना। चलो, अब ये क्या करता है कि इसमें जो सामाजिक प्रत्यक्षवादी तथ्य है, इसी के आधार पर भी इन्होंने सामाजिक तथ्य के बारे में भी चर्चा किया, है ना। इसके आधार पर सामाजिक तथ्य की चर्चा किया। बताया ना मैं अभी, सामाजिक तथ्य क्या है, विचार, भावना, है ना, और अनुभव आदि का निरीक्षण परीक्षण करना सामाजिक तथ्य कहलाता है, सामाजिक तथ्य के अंतर्गत करते हैं। और ये प्रत्यक्षवाद क्या है, एक वैज्ञानिक पद्धति है। जब हम किसी अध्ययन को वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन करते हैं, किसी घटना को, है ना, किसी घटना को वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है, प्रत्यक्षवाद कहलाता है। ऐसे अगस्त काम्टे कहते हैं। और हमने सामाजिक तथ्य में क्या कर रहे हैं, निरीक्षण परीक्षण वस्तुनिष्ठता का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी किस में आएगा, प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं कि ये जो प्रत्यक्षवाद है, इसके अंतर्गत दुर्खीम कहता है कि इसमें मानव के विचार, इसमें मानव के जो विचार है उसका निरीक्षण परीक्षण किया जाता है। मानव के विचार का निरीक्षण व परीक्षण किया जाता है। ठीक है, निरीक्षण व परीक्षण करता है। हो गया। हो गया। इसी प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत जब हम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करेंगे, जब हम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करेंगे, तब वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्षवाद कहलाता है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन, वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन करना, है ना, प्रत्यक्षवाद। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो इस्माइल दुर्खीम ने अपनी शास्त्रीय प्रत्यक्षवादी विचारधारा के अंतर्गत इतने सारे बात किए। ठीक है, कुछ ज़्यादा बात नहीं किया है। ये जो प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री प्रत्यक्षवादी सिद्धांत है, जिसको आपने इस बुक में दिया, निरीक्षण परीक्षण किया जाता है, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना ही प्रत्यक्षवाद है, ये कहा कहता है। इसमें सामाजिक तथ्य का, है ना, प्रत्यक्षवादी के आधार पर ही उन्होंने सामाजिक तथ्य की चर्चा किया है। और प्रत्यक्षवाद की सबसे पहली अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है, अगस्त काम्टे ने प्रस्तुत किया है। तो दुर्खीम के शास्त्रीय समाजशास्त्री प्रत्यक्षवादी सिद्धांत के अंतर्गत इतने बातों का हम लोग चर्चा की। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। हो गया। हो गया। इसी के अंतर्गत ये जो दुर्खीम है, इन्होंने सामाजिक तथ्य के कुछ नियम प्रस्तुत किए, है ना। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य के नियम प्रस्तुत किए। सामाजिक तथ्य पढ़ चुके ना। अब उसी सामाजिक तथ्य का
सामाजिक तथ्य के 3 नियम प्रस्तुत किया। 3 नियम प्रस्तुत किया। ठीक है, इसी आधार पर इन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किए हैं। लिखना पहला नियम, कोई भी घटना है ना, इसकी नियम में पहला चीज बोला है कि कोई भी घटना घटित होता है तो उस लिखना नहीं ना, कोई भी घटना घटित होता है तो उस घटना का बहुत सारे कारक होते हैं, बहुत सारे कारक होंगे ना। कोई भी घटना घटित होगा तो उसका बहुत सारा कारण होगा कि नहीं, और उसी कारण को वर्गीकृत कर उसी कारण को वर्गीकृत करके उसके प्रकारों का अध्ययन करना सामाजिक तथ्य के नियम के अंतर्गत आता है। तो पहला नियम इन्होंने क्या बताया, सामाजिक घटना के कारक के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करना। पहला समझ गए, समझे कि नहीं। कोई घटना घटित हो रहा है ना, तो कोई घटना घटित हो रहा है तो उस घटना का अलग अलग कारण होगा, एक ही कारण तो होगा नहीं वो घटना, है कि नहीं। एक ही कारण नहीं होगा ना, अलग अलग होगा नहीं। जैसे मान लो कि अभी हम क्लास कर रहे हो, घटना मान लेते हैं घटना है ना। अब इस घटना का क्या क्या कारण है, या क्या क्या कारण है। सबसे पहले कारण ये हो सकता है कि आपको पढ़ना है, नेट के लिए पढ़ना है, सेट के लिए पढ़ना है ना। ठीक है, नेट सेट का पेपर निकालना, ये पहला कारण हो गया ना। दूसरा कारण कि आपको पढ़ने की पूरी अच्छी सी व्यवस्था दी गई, क्लास बैठ मिल जा रहा है, क्लास हमको है नहीं, मिल जा रहा है ना, क्लास हमको मिल रहा है, ये अच्छी व्यवस्था भी मिल रही है, ये भी एक कारण है कि हम पढ़ पा रहे है कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, मानव के मन में उत्पन्न हुए विचार, आपके मन में विचार उत्पन्न हुआ होगा ना, तभी तो आप पढ़ने के लिए बैठे, है कि नहीं, है ना। है? अब ये सारी चीज क्या है, अलग अलग है, अलग अलग कारण है। अब इन्हीं अलग अलग कारणों के प्रकारों का अध्ययन करना पहला नियम कहलाता है सामाजिक तथ्य। समझे अब, नहीं समझे, समझ गए ना। तो लिखो पहला नियम लिखना है, सामाजिक घटना को उत्पन्न करने वाले कारकों का, सामाजिक घटना को उत्पन्न करने वाले कारकों का, सामाजिक घटना को उत्पन्न करने वाले कारकों का कारकों के लिखो, कारकों के प्रकारों का अलग अलग अध्ययन करना। सामाजिक घटना उत्पन्न करने वाले कारकों का अलग अलग कारकों के प्रकारों का अलग अलग अध्ययन करना। हो गया। चलो दूसरा कि जब भी कोई सामाजिक घटना घटित होता है ना, दूसरा देख सुनना, जब भी कोई सामाजिक घटना घटित होता है, सबसे पहले जब घटित होता है तो समूह के अंदर में होता है, समूह की आंतरिक अवस्था को प्रभावित करता है कि नहीं। जब कोई घटना घटित होता है तो समूह के अंदर को पहले प्रभावित करता है। मान लो कोई कार्य हो गया, किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित हो गया, तो सबसे पहले वह व्यक्ति चिंतन करता है, सोचता है ना, मनन करता है ना, मतलब वो व्यक्ति के अंतर को पहले प्रभावित कर रहा है ना, व्यक्ति की अंतःकरण को पहले प्रभावित कर रहा है कि नहीं। कोई भी घटना घटित हो रहा है, सोच लो कोई भी घटना घटित होता है, आपके मन में उथल पुथल आ जाती है, आपकी अंतरात्मा या अंतःकरण में उस घटना के बारे में आप सोचते हैं, विचार करते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जब कोई भी सामाजिक घटना पहली बार घटित होता है तो सामाजिक समूह के आंतरिक
को पहले प्रभावित करता है, और ये इसका और इसी का अध्ययन करना इसके दूसरे नियम। समझ गए? समझे कि नहीं? समझ गए? हाँ कि ना? सामाजिक घटना जो सबसे पहली बार घटित होगा, सामाजिक घटना जो प्रथम बार घटित होता है, वह सामाजिक समूह के आंतरिक अवस्था को प्रभावित करता है। समझे? हाँ, कोई भी घटना घटित होगा वो सामाजिक समूह के आंतरिक अवस्था अंदर में पहले वो घटना जो है वो प्रभावित करेगा। आप जिस क्षेत्र में भी सोच सकते हैं, है ना? दुर्गा पूजा के लिए आपने पंडाल बनवाया, समिति बनाई, समूह बनाया, है ना? दुर्गा पूजा करना है, समूह बना लिए, समिति बना लिए, अब कोई अनहोनी हो गई, है ना? तो सबसे पहले जितने सदस्य हैं उन्हीं सदस्यों के अंदर में उथल पुथल मचेगा कि कौन किया, कैसे किया, किसको क्या करना है, कैसे करना है, मचता है ना? वैसे ही कोई भी सामाजिक घटना जब पहली बार घटित होगा तो सामाजिक समूह को प्रभावित करता है। ठीक है, चलो लिखो, उसी को लिखो जो बोला हूँ अभी। कोई भी घटना प्रथम बार घटित होता है जो सामाजिक समूह के आंतरिक संरचना को प्रभावित करता है। सामाजिक घटना के प्रथम उत्पत्ति के कारण, देखो हर बार अलग अलग होएगा ना, जो भी मन अलग अलग, कहने का मतलब वही है, शब्दावली अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जो ध्यान में नहीं रहता पहले क्या बोले अभी क्या बोले, लेकिन मतलब वही है। ठीक है, मैंने पहले क्या बोला कि कोई भी सामाजिक घटना प्रथम बार घटित होता है तो वह सामाजिक समूह के आंतरिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। ठीक है, आंतरिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। समझ गए? चलो तीसरा बताओ, दूसरा नियम हो गया ना? हो गया। अब जो सामाजिक घटना है ना, सामाजिक घटना या सामाजिक घटना के जो निर्धारक होते हैं, सामाजिक घटना घटित हो गया, अब उस सामाजिक घटना का निर्धारण करना है। निर्धारक जो होता है वो व्यक्तिक नहीं होता, है ना? मैलुचिन कहता है कि जो सामाजिक तथ्य है, इसमें अगर कोई सामाजिक घटना घटित होता है, कोई प्रक्रिया होता है, तो वह व्यक्तिक ना होकर के उसे राजनीतिक उद्देश्यों के आधार पर समझना चाहिए। ठीक है, क्या बोला है? व्यक्तिक नहीं सोचना है उसको, सामाजिक उद्देश्यों के आधार पर सोचना है, सॉरी राजनैतिक उद्देश्यों के आधार पर सोचना है उसको। किस आधार पर? राजनैतिक उद्देश्यों के आधार पर सोचना है। यही इसका तीसरा नियम। ठीक है, लिख लो तीसरा नियम। सामाजिक घटना के निर्धारक कारकों के पूर्वगामी सामाजिक घटना के कारकों के निर्धारक के रूप में पूर्वगामी सामाजिक तथ्य व व्यक्तिक चेतना की अवस्था को नहीं देखना चाहिए। व्यक्तिक चेतना की अवस्था को नहीं देखना चाहिए। इसमें राजनैतिक उद्देश्यों को देखा जाना चाहिए। इसमें राजनैतिक उद्देश्यों को देखा जाना चाहिए। हो गया? समझ गए? हो गया? इसको समझे कि नहीं? हो गया ना? ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, है ना? ठीक है, कितना बज गया? हाँ, 5:15 हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, है ना? और अब हमारा जब देखो यहाँ क्या होता है, जिस कॉलेज में क्लासेस लगती है ना, उसी दिन हम क्लास ले सकते हैं। ठीक है ना?
तो उसको विशेष ध्यान में रखना है। जिस दिन मैं नहीं ले पाऊँगा उस दिन मैं सुबह से मैसेज डाल दूँगा कि आज क्लास नहीं हो पाएगा, तो ग्रुप देख के रहना है ना। कौन सा वाला ग्रुप को? दोनों ग्रुप में डालता हूँ आजकल, है ना। ठीक है, तो उसको देखते रहना। ठीक, तो आज यहीं पे ओवर करते हैं। समझ में आया ना आज की चीज़ें? समस्या तो नहीं है कुछ कहीं पे? नहीं है ना। इसमें सिर्फ 2 दिन की क्लास और बचा है। मैं जो थी कि 2 दिन की क्लास और होगा, तो उसके बाद जो फर्स्ट पेपर मैं पढ़ाऊँगा, है ना, फर्स्ट पेपर पढ़ाऊँगा। एक थिंकर खत्म होने के बाद फर्स्ट पेपर, तो फर्स्ट पेपर जो होगा UGC नेट या CG सेट का जो पहला पेपर होता है सब विषय के लिए कॉमन होता है। पता है ना आप लोग को? सब विषय के लिए कॉमन होता है, चाहे पॉलिटी वाले पढ़े, हिस्ट्री वाले पढ़े, इंग्लिश वाले पढ़े, कोई भी विषय वाले पढ़े, है ना। CG सेट में फर्स्ट पेपर सब के लिए कॉमन होता है, और 8 स्ट्रीम वाले के लिए, 8 वालों के लिए, है ना, UGC नेट में फर्स्ट पेपर कॉमन रहता है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? ये वाला ओवर होने के बाद, जोखिम को ओवर करने के बाद फर्स्ट पेपर का मैं थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ाऊँगा। ठीक है, ठीक है, तो दोनों पेपर पैरेलल हमारा चलते रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना।